Dear students, today chapter 9th, Democratization of UN and India's claim for permanent membership of the Security Council। संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण एवं भारत का सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के लिए दावा, यह अध्याय 9 आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और परीक्षा की दृष्टिगत बहुत उपयोगी भी है। ये इंट्रोडक्शन प्रीच। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के 193 देशों का एक प्रतिनिधि संगठन है। जैसा कि हम जानते हैं, 20वीं शताब्दी में उभरे इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर पर 51 देशों के प्रतिनिधियों ने के हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, जो 1 जून 1946 को हुआ था, इसकी भूमिका बन गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। तो आपको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अलग से याद रखना, 1 जून 1945, और इसकी स्थापना की जो तिथि वो 24 अक्टूबर 1945 मानी जाएगी यूएनओ की। इस अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भावी स्थिति पुनरावृत्ति को रोकते हुए विश्व शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकरण का व्यवहारिक स्वरूप इस बात को स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विशेषतः कुछ महाशक्तियों प्रभाव के इर्द गिर्द ही सीमित हो गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तनों से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विकास संबंधी आयाम भी बदले। आज विश्व के समक्ष निःशस्त्रीकरण के अपर्याप्त प्रयास, पर्यावरण क्षरण एनवायरमेंटल डिके और वैश्विक आर्थिक असमानता इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी वर्ल्ड लेवल पर एक समस्या बनी हुई है। निर्धनता, आतंकवाद एवं मानवाधिकारों संबंधी अनेक चुनौतियाँ संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अतः अंतर्राष्ट्रीय चुनौती पूरा करने के लिए आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को गतिशील और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के गतिशील एवं बहुआयामी होने से ही वैश्विक चुनौती विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इस अध्याय में संयुक्त राष्ट्र संघ को पर गतिशील, बहुआयामी एवं लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए इसके चार्टर के विभिन्न पक्षों एवं प्रावधानों में संशोधन करने के आवश्यक पहलुओं का उल्लेख कर रहे हैं। क्या क्या बदलाव किए जाएं इसे प्रभावी बनाने के लिए, इसके लोकतांत्रिक चेहरा बनाए रखने के लिए। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वर्दी, ये 5 सदस्य हैं भी स्थायी: रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश, कनाडा, ब्राज़ील को क्षेत्रफल के आधार पर कोई महाद्वीपीय सदस्यता मांग रहा है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप से प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, उत्तरी अमेरिका से तो है, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से नहीं है। तो इस तरह इसके स्वरूप में व्यापक बदलाव की मांग की जा रही। स्थायी सदस्यता के लिए देश जो है वो मांग कर रहे हैं। विशेषतः भारत की स्थायी दावे का मूल्यांकन भी व्यापक अर्थ में हम इस अध्याय में करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का लोकतांत्रिकरण, इसमें मुख्य बात ये रहेगी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं अमेंडमेंट ऑफ द यूएन चार्टर। 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के उपरांत सन 1945 उभरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में यद्यपि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी संगठित कार्य प्रणाली को लेकर अनेक प्रश्न उभरे और इस संगठन को वास्तविक लोकतांत्रिक रूप देने एवं समयानुसार आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या संशोधन करने के लिए निरंतर मांग की जाती रही है। ऐसे संशोधन में मांग करने वाले विचारकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का एकाधिकार होना एवं तीसरी दुनिया के देशों प्रति तो नहीं मिलना चार्टर की संशोधन प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को निषेधाज्ञा की शक्ति प्रदान करना, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करने के निर्णय पर स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार देना, किसी भी ये 500 एक मत होने चाहिए अगर किसी को परमानेंट मेंबरशिप देनी है तो, और ये एक असंभव सा प्रयास या ढंग प्रतीत होता है। स्थायी सदस्यों द्वारा निषेधाधिकार की शक्ति को शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स के लिए संकुचित स्वार्थ आधारित व्यवहार प्रयोग करना, चार्टर की अधिकृत व्याख्या करने की संस्था का अभाव होना,
संयुक्त राष्ट्र के स्वयं के वित्तीय संसाधनों का अभाव होना, स्थायी शांति सेना, ये भी मुख्य बात है का अभाव। इसके पास खुद की शांति स्थायी सेना नहीं है, राष्ट्रों से मांगता है उधार जब कहीं कुछ करना हो तो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिए गए निर्णयों को बाध्यकारी रूप में सदस्य राष्ट्रों को मानने का अभाव होना। यदि अनेक ऐसे प्रश्न जो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को और अधिक गतिशील बनाने के लिए तुरंत चिंतन की आवश्यकता और बल दे रही है। निश्चित रूप से प्रयास किए जाने चाहिए, जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाना बनता है। इस पक्ष के समर्थकों का इस वैश्विक संगठन को हम तब तक वास्तविक लोकतांत्रिक जामा नहीं पहना सकते जब तक विश्व के प्रत्येक देश के हितों एवं समस्याओं के समाधान करने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व इस संगठन में नहीं होगा। प्रत्येक महाद्वीप और राष्ट्रों को ये तभी सशक्त इसकी संरचना नजर आएगी, तब राष्ट्रों को संतुष्टि मिलेगी इसकी कार्यशैली से। व्यवहारिक उनको भी वहाँ शक्ति दिखाने का यानी अपना अधिकार मिले। शक्ति का मतलब अधिकार है, उनके वोट का महत्व हो। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व एवं कार्य प्रणाली के बिना किसी भेदभाव एवं संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर व्यवहारिक रूप दिया जाएगा। अन्यथा जैसा कुछ आलोचक कहते हैं कि यह संगठन कुछ देशों का बंधक बनकर रह जाएगा। हमें वर्तमान ऐसी स्थिति पर विचार में परिवर्तन लाने का प्रयास करना है और तभी हम समूचे विश्व के राष्ट्रों में इस संगठन के प्रति प्रगाढ़ आस्था को बनाए रख सकते हैं। इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्वव्यापी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चार्टर के कुछ भागों में संशोधन संबंधी उठे मांगों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वैसे भी किसी राष्ट्र अथवा संस्था का संविधान कभी स्थायी नहीं होता, बदलते समय तथा नवीन परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन लाना अनिवार्य होता है, अन्यथा किसी भी समय स्थिति बिगड़ सकती है। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा था, हमारे संविधान की तरह ये चार्टर भी समय बीतने के साथ विकसित होगा और इसके स्वरूप में निखार आएगा। कोई भी समझदार व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि अंतिम में पूरी तरह दोष रहित दस्तावेज है और इसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस एवं खेद की बात है, अभी तक इस चार्टर में केवल 2 बार ही मुख्यतः संशोधन हो पाया है और मैं दोनों संशोधनों में प्रकाश डालूंगा कौन कौन संशोधन और कब हुए। पहला संशोधन 1963 में हुआ। 1963 में ये बात चली संशोधन की, प्रस्ताव आया 1963 में। महासभा ने चार्टर संशोधन के लिए 2 प्रस्ताव पास किए। जनरल असेंबली, जो बच्चे अंग्रेजी में लिखते हैं इंडिया मीडियम, वो भी देख लें, जनरल असेंबली महासभा, इसके सभी राष्ट्रों को सदस्यता प्राप्त होती है। जनरल असेंबली की, सुरक्षा परिषद की नहीं, जनरल असेंबली में सभी मेंबर होते हैं जो सदस्य राष्ट्र हैं। प्रथम, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 से 10 कर दी जाए। तब प्रस्तावों को पास करने 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। द्वितीय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी जाए। 31 अगस्त 1965 तक संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों सहित 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्ताव का अनुसमर्थन कर दिया। इस प्रकार चार्टर का पहला संशोधन लागू हो गया। जनवरी 1966 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी, पहले 6 थी तो बढ़ गई 1966 के संशोधन द्वारा। और सामाजिक परिषद की संख्या बढ़ गई, जो पहले 18 थी वो यानी 1.5 कर दी कि 27 कर दी कि 1.5 गुना कर दी। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर दूसरा संशोधन जो है वो 108 अनुच्छेद के अनुसार ही किया गया। सन 1971 महासभा ने चार्टर की धारा 61 को संशोधित करके आर्थिक सामाजिक सुरक्षा परिषद सदस्य संख्या 57 से 54 करने का प्रस्ताव पास कर दिया। ये और पहले 1827 किया था पहले संशोधन, है इन्होंने 54 कर दिया और दुगुना कर दिया, जिसका सदस्य राज्यों ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों सहित अनुसमर्थन कर दिया। इस प्रकार आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 27 से बढ़कर 54 कर दी गई। एक वैसे सकारात्मक संशोधन था, काफ़ी अच्छा। लोगों को कम से कम आर्थिक और सामाजिक परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेने का मौका दिया गया, उनको महत्व दिया गया। चार्टर में अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल जो अमेंडमेंट्स इन द चार्टर, यद्यपि चार्टर ने 2 ही औपचारिक संगठन संशोधन किए हैं, अमेंडमेंट 2 ही किए हैं, तथापि अनौपचारिक उस चार्टर में कई संशोधन किए जा चुके हैं। चार्टर में जो व्यवहार में संशोधन हुए हैं उन्हें पामर तथा परकिंस ने अनौपचारिक संशोधन की प्रक्रिया कहा है। हमारे दोनों राजनीतिक विचारकों ने, पामर और पार्किंस ने, इनको प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल अमेंडमेंट कहा है उन संशोधनों को, और उनको फॉर्मल कहा है, वो औपचारिक या अनौपचारिक।
अनौपचारिक रूप से चार्टर में संशोधन करने के लिए स्थायी सदस्य की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। फ्रांसिस विलकॉक्स के मतानुसार चार्टर निम्नलिखित तरीकों से संशोधित किया गया है। चार्टर के कुछ अपबंधों को लागू न करके, चार्टर के धारों को नए ढंग से व्याख्या करके, संधियों तथा समझौते द्वारा तथा विशेष अभिकरणों की स्थापना करके पिछले कुछ वर्षों उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा चार्टर में अनेक संशोधन किए जा चुके हैं। चार्टर का समानुकाल विकास तथा परिवर्तन, ये एक विशेष बदलाव है। एवोल्यूशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्टर इन द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय संस्था है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से मैं कहूँगा अपने आने वाले जीवन में आप इसको मानवीय संस्था में प्रसारित करें, नैतिक दायित्व बनता है आपको, जिसका स्थिर रहना असंभव है। संघीय कार्रवाई में बहुत अधिक व्यवहारिक आधार पर परिवर्तन हो चुके हैं, जिनका वर्णन मूल घोषणा पत्र में नहीं किया हुआ था, जैसे कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950, या आप याद रख लें द यूनाइटिंग फॉर प्रोसेस रेजोल्यूशन 1950, कोरिया संकट के समय रूस द्वारा सुरक्षा परिषद का बहिष्कार करने का निषेधाधिकार न मानना। हाँ, कोरिया संकट में जो रूस ने भाग नहीं लिया मतदान, तो उसको वीटो नहीं माना गया। एक नई प्रथा उभरकर सामने आई सुरक्षा परिषद के मामले को लेकर। फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा PLO के प्रतिनिधियों को महासभा की बैठकों में कार्रवाई में दर्शक स्तर प्रदान करना, महासचिव कार्यकाल में वृद्धि होना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सभी विकसित सुरक्षा परिषद के सही सदस्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना, शांति सेना की स्थापना तो उसके प्रयोग, इराक कुवैत संघर्ष, हाँ आजकल शांति सेना की स्थापना की गई है अनौपचारिक सही, और उसका उपयोग भी बढ़ा है। कई गहरे युद्धों में दो राष्ट्रों के बीच में कई बार उसका इराक, विशेष रूप से उसका उदाहरण इराक कुवैत संघर्ष जो 1990 का हुआ था। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था हमला कर, तो वहाँ सुरक्षा परिषद के इशारे पर और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। सामरिक सुरक्षा तो अमेरिका द्वारा प्रस्ताव पास करवाना, सैन्य स्टाफ समिति मिनिस्ट्री ऑफ स्टाफ कमेटी के निरीक्षण में सैनिक कार्रवाई का न होना, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई होना इत्यादि उल्लेखनीय है। इन उपरोक्त घटनाओं से विदित होता है समय के परिवर्तन आवश्यकता अनुसार घोषणा पत्र में विकास हो रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। सैनिक और आर्थिक सहयोग अमेरिका का USA का बहुत बड़ा है यूएनओ में, परंतु कुछ हथियार निर्यात नीतियाँ इन तरह की बातों की राजनीतिक वैश्विक स्तर घटनाक्रमों के चलते उसका जो योगदान है वो आलोचनाओं कटघरे में आ जाता है। मैं USA के राष्ट्रीय महोदय से कहूँगा कि वो अपनी शाख यूएनओ के योगदान के साथ साथ अपनी शाख बढ़ाएं और न्याय और सत्य को बढ़ावा दें यूएनओ में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन का तरीका, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ UN चार्टर, संघ के चार्टर में संशोधन की विधि का वर्णन भी 18वें अध्याय की धारा 108 तथा 109 विस्तृत रूप से किया गया है। चार्टर की धारा 109 में व्यवस्था की गई थी यदि चार्टर के लागू होने के 10 वर्षों के अंदर यानी 1955 तक 1945 स्थापना 1955 तक प्रावधान किया संशोधन नहीं किया जाए तो सन 1955 की महासभा की वार्षिक अधिवेशन में चार्टर संशोधन के विषय में महासभा की कार्यसूची में शामिल करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस समय महाशक्तियों के शीत युद्ध के कारण संशोधन किसी प्रयास को व्यर्थ समझा गया, तब महासभा ने उप समिति का गठन इस संदर्भ में कर दिया। वैसे अभी तक इस चार्टर परिवर्तन करने तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। संघ के घोषणा पत्र में संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख धारा 108 में इस प्रकार किया गया। एक तो भाई ये ध्यान रखो, जैसे भारतीय संविधान संशोधन की अनुच्छेद 368 है, वैसे UN का जो चार्टर है वो 108 है। संशोधन की प्रक्रिया की धारा आर्टिकल 108 महासभा के सदस्यों के 2/3 मतों का समर्थन होने पर और संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में 2/3 का, जिसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य सम्मिलित होंगे, अनुसमर्थन प्राप्त हो जाने पर ही प्रस्तुत घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों संशोधन प्रभावी हो सकेंगे। ये इसमें विशेष व्याख्या और व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।